रहतपुर नाम का एक गांव था, जहां मोनू अपनी पत्नी सुनीता और बेटे लक्ष्मण के साथ रहता था। मोनू अपने पिता के छोड़े हुए ढाबे को संभालने का काम करता था। उसी गांव में सुरेश नाम का व्यक्ति भी रहता था, जो अपनी पत्नी सुषमा के साथ अपना ढाबा चलाता था। आज भी हमारे ढाबे पर कोई खाना खाने नहीं आया। आज भी कोई हमारे ढाबे पर खाने नहीं आया। सब उस सुरेश के ढाबे पर खाना खाने के लिए जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लक्ष्मण का दाखिला अच्छे विद्यालय में नहीं करा पाएंगे। चिंता मत कीजिए, अब बस मन लगाकर काम कीजिए। मैंने सुना है मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। सुनीता मोनू से बात करके घर जाने लगती है। घर जाते वक्त सुनीता को सुषमा मिल जाती है। अरे सुनीता, कैसी हो? और मोनू भाई साहब का ढाबा कैसा चल रहा है? अभी क्या बताऊं सुषमा, हमारे ढाबे पर तो कोई ग्राहक ही नहीं आते हैं। सब तुम्हारे और सुरेश भाई साहब के ढाबे पर ही खाना खाने जाते हैं। हाँ, मैं भी देख रही हूँ। मुझे लगता है भाई साहब को ढाबा छोड़कर कुछ और काम ढूंढ लेना चाहिए। उनके पिताजी जब ढाबा चलाते थे तब पूरा गांव उनके पास ही खाना खाने आता था, मगर शायद मोनू भाई साहब से ढाबा ठीक से चल नहीं रहा है। खैर चलो, मैं चलती हूँ। सुनीता, किसी और दिन मिलकर बातें करेंगे, ठीक है? ये कहकर सुषमा अपने ढाबे पर निकल जाती है। रात का समय हो जाता है और मोनू अपने ढाबे से घर लौट आता है। क्या हुआ? आप इतने निराश क्यों हैं? अब क्या बताऊं भाग्यवान, ढाबे पर कोई कमाई नहीं हो रही है और हमें लक्ष्मण को अच्छे विद्यालय में दाखिला दिलाना है। सोच रहा हूँ कि ढाबे को बेचकर कहीं और मजदूरी कर लूं। ढाबे के पैसों से मैं लक्ष्मण का दाखिला करा दूंगा और मजदूरी से अपना रोजाना का खर्च चलता रहेगा। मगर ये ढाबा पिताजी की आखिरी निशानी है। अब क्या कर सकते हैं भाग्यवान, ढाबे को बेचना तो मैं भी नहीं चाहता, मगर ये जरूरी है। कल सुबह ही जाकर मैं ढाबा किसी को बेच दूंगा। ये कहकर मोनू खाना खाकर गहरी नींद में सो जाता है। उसे एक अजीब सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि उसके पिता उसे पुकार रहे हैं। मोनू, ओ मोनू। पिताजी, पिताजी, आप मुझे बहुत याद आते हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका छोड़ा हुआ ढाबा नहीं चला पा रहा हूँ। बेटा, निराश क्यों होते हो? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने जाने से पहले एक उड़ने वाले ढाबे की योजना बनाई थी, जो मैंने अपने घर के पीछे एक संदूक में गाड़ कर रखी है, और उसे बनाने के लिए कुछ पैसे भी रखे हैं। मैं तो उसे नहीं बना पाया, मगर तुम उस उड़ने वाले ढाबे को बनाकर मेरा अधूरा काम पूरा कर दो। चलो बेटा, मैं चलता हूँ, मेरे जाने का वक्त हो गया है। तुम्हारी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, उसे आज भी इंतजार करना पसंद नहीं है। पिताजी रुकिए, मुझे आपसे और कई सारी बातें करनी है। मोनू की नींद खुल जाती है। वो घर के पीछे खुदाई करने लगता है। उसे वहाँ पर एक संदूक मिलता है। उस संदूक को जब मोनू खोलता है तो उसमें उसे उड़ने वाले ढाबे को कैसे बनाना है, उसकी योजना लिखी होती है, और उसे बनाने के लिए कुछ पैसे भी होते हैं। मोनू और सुनीता दोनों ही उड़ने वाला ढाबा बनाना शुरू कर देते हैं। पिताजी, आप और माँ ये क्या बना रहे हो? बेटा, हम उड़ने वाला ढाबा बना रहे हैं, जिससे लोग आसमान में भी खाना खा सकेंगे, और जिससे लोग हमारे ढाबे पर रोज आएंगे, और हम तुम्हारा दाखिला अच्छे स्कूल में करवा देंगे। थोड़े ही दिनों में मोनू उड़ने वाला ढाबा बना लेता है, जिसकी तारें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जुड़ी होती है। अरे ये क्या है, उड़न खटोला ढाबा? जी हाँ, ये ढाबा आसमान में उड़ता है, जिससे कि ग्राहक खाने के साथ साथ आसमान की सैर भी कर सकते हैं। ऐसा है तो मैं इस ढाबे में खाना खाना चाहता हूँ। जैसे ही वो ग्राहक खाना खाने के लिए आता है, सुनीता ढाबे को उड़ाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे ढाबा आसमान में उड़ने लगता है।
ये ढाबा तो सच में उड़ रहा है। वाह, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस तरीके से खाना नहीं खाया। धीरे धीरे पूरे गांव में उड़ने वाले ढाबे के बारे में बातें होने लगती है। सारे गांव वाले मोनू के उड़न खटोला ढाबे में बैठकर खाना खाने आते हैं। थोड़े ही दिन बाद मोनू लक्ष्मण का भी अच्छे विद्यालय में दाखिला करा देता है। दूसरी ओर सुषमा और सुरेश के ढाबे पर लोगों का आना कम हो जाता है। जब से ये उड़ने वाला ढाबा मोनू और सुनीता ने खोला है, तब से हमारे ढाबे पर लोग खाना खाने आते ही नहीं हैं। मैंने सुना है कि उसने अपने बेटे लक्ष्मण का दाखिला भी अच्छे विद्यालय में करा दिया है। कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो हम कंगाल हो जाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है। मैंने ये भी सुना है कि इसका उड़ने वाला ढाबा किसी चाबी से चलता है। सुषमा, मेरे पास एक योजना है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। सुरेश सुषमा को योजना बताता है। थोड़ी देर बाद रात के समय जब मोनू और सुनीता दोनों ही घर पर रहते हैं, सुषमा सुनीता से मिलने आती है और उड़न खटोला ढाबे की चाबी वहीं टेबल पर पड़ी होती है। और सुनीता, सुना है कि तुम्हारा उड़ने वाला ढाबा काफी अच्छा चल रहा है और तुमने अपने बेटे लक्ष्मण का दाखिला भी अच्छे विद्यालय में करा दिया है। हाँ, ये सब ऊपर वाले की देन है। पिताजी का छोड़ा हुआ सपना मेरे पति ने पूरा कर दिया। सुनीता, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, क्या तुम एक गिलास पानी ला सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, अभी लेकर आई। जैसे ही सुनीता पानी लेने रसोई घर में जाती है, सुषमा ढाबे की चाबी लेकर वहां से निकल जाती है। वो जाकर वो चाबी अपने पति सुरेश को दे देती है। वाह भाग्यवान, तुम्हारा तो जवाब नहीं। अब सुबह होने से पहले ही हम उस उड़न खटोला ढाबे को शुरू करके पहाड़ों के बीच में अटका देंगे। ढाबे को शुरू करते ही हम उसमें से बाहर निकल जाएंगे। चलिए चलिए जल्दी, पतिदेव, सुबह होने वाली है। सुरेश और सुषमा दोनों ही ढाबे की ओर निकल जाते हैं और यहाँ मोनू गहरी नींद में सो रहा होता है। उसे सपने में दिखता है कि कोई उसे एक बार फिर पुकार रहा है। हर समय सोता रहता है। माँ, माँ, मुझे आपकी बहुत याद आई। हाँ बेटा, वो तो दिख ही रहा है। तुम्हारे घर से तुम्हारे ढाबे की चाबी को चुरा लिया गया और तुम्हें भनक भी नहीं है। हमेशा की तरह तुम अभी भी लापरवाही हो। आपकी डांट सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी बेटा। बहुत सो लिए, अब उठ जाओ। मोनू अपनी नींद से उठ जाता है और अपनी पत्नी सुनीता को भी उठाता है। दूसरी ओर सुषमा और सुरेश ढाबे पर पहुंच जाते हैं। अब आएगा मजा। बहुत ढाबा उड़ाने का शौक था ना। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसे हम आसमान में उड़ा कर रख देंगे, फिर ना कोई चढ़ पाएगा और ना कोई इसे नीचे उतार पाएगा। सुरेश और सुषमा दोनों ही ढाबे पर चढ़ जाते हैं। चढ़ते ही दोनों में से किसी को नहीं पता चलता है कि इसे शुरू कैसे करते हैं। तभी सुषमा को एक ढाबे पर एक नियंत्रण वस्तु दिखाई देती है। अजी सुनिए, यहाँ पर हैंडल नामक नियंत्रण वस्तु है। शायद यही इस ढाबे को उड़ाने के काम में आता है। हाँ, शायद इसी से ये ढाबा उड़ता है। मैं इस हैंडल को ऊपर करता हूँ और फिर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। सुरेश हैंडल को ऊपर खींचता है, मगर वो ऊपर नहीं होता है। सुरेश अपना पूरा दम लगाकर उस हैंडल को ऊपर करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो दम लगाता है, हैंडल टूट जाता है और ढाबा तेजी से आसमान में चला जाता है। अरे अरे, हमें नीचे उतरने का मौका ही नहीं मिला। इस ढाबे को नीचे उतारिए। कैसे उतारूं? ये हैंडल ही टूट गया है। अब हम नीचे कैसे जाएंगे? ये हमारे साथ क्या हो गया? ये सब हमारी गलती है। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। जब वे बात कर रहे थे, वहाँ पर मोनू और सुनीता आ जाते हैं
और सुषमा उन्हें ढाबे पर से देख लेती है। बचाओ, बचाओ सुनीता, हमें बचाओ, हम इस उड़ने वाले ढाबे पर फंस चुके हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दो मोनू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों अपने ईर्ष्या में इतने अंधे हो गए थे कि तुम्हारे ढाबे को बंद करने के लिए तुम्हारे घर में चोरी कर बैठे। बातें तो होती रहेंगी, पहले तुम्हें नीचे उतारते हैं। उस हैंडल को नीचे करो, ऐसा करने से तुम नीचे आ जाओगे। वो हैंडल मुझसे टूट गया है, इसलिए हम यहाँ फंसे हुए हैं। कोई बात नहीं, एक काम करो, ढाबे की चाबी बंद कर दो और बाहर आ जाओ, जिससे ढाबा अपने आप नीचे आ जाएगा। जैसे ही सुरेश चाबी बंद करता है, ढाबा नीचे आ जाता है। सुरेश और सुषमा दोनों ही मोनू और उसकी पत्नी सुनीता से माफी मांग लेते हैं, जिस पर मोनू उनसे कहता है, तुमने अपनी गलती मान ली, मैं उसी से खुश हूँ। आगे से सुरेश और सुषमा दोनों ही अपना ढाबा ईमानदारी और निष्ठा से चलाना शुरू कर देते हैं। मध्य प्रदेश में एक गांव था जो कि जंगल और पहाड़ों से सट कर था। उस गांव के लोग मेहनती और काबिल थे। सारे लोग ही मजदूरी और किसानी करते थे। गांव में हर जगह खुशहाली और हरियाली थी। पूरा गांव हमेशा खुश रहा करता था। कान्हा, ए कान्हा, कहाँ चले गए? जाओ जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लेकर आओ। सुबह के 7 बज रहे हैं, अब तक सो रहे हो? हाय, अभी तो 7 ही बज रहे हैं, इतनी जल्दी भला क्यों जाऊं? दूसरों के बर्तन धोकर मैं घर चला रही हूँ और तुम हो कि घर पर ही पड़े रहते हो। आज जाओ घर से बाहर और तब तक वापस मत आना जब तक कुछ पैसे ना कमा लाना। कान्हा सुमित्रा देवी की बात सुनकर घर से चला जाता है और बाजार में सभी दुकानों में काम मांगने लगता है। इस बाजार में इतनी दुकान है, कहीं ना कहीं तो मुझे नौकरी मिल ही जाएगी, वरना माँ मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। कान्हा वहाँ खड़ा होकर नौकरी ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे एक मिठाई की दुकान दिखाई दी। तुम्हारा रोज का हो गया है हरिया, मिठाई ठीक से बनती नहीं, दुकान समय पर आते भी नहीं। सिर्फ तुम्हारे कारण मुझे कितना नुकसान हुआ है तुम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए तुम अब अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से चले जाओ। हाँ तो मुझे कौन सा रुकना है, मेरा हिसाब कर दो तुम, मैं चला जाऊंगा और क्या। इसी का फायदा उठाते हुए कान्हा वहाँ चला गया और उस दुकानदार से कहने लगा, साहब अगर आप कहें तो मैं आपकी दुकान पर नौकरी कर लूं क्या? मुझे मिठाइयाँ बनानी भी आती हैं। अगर आप कहें तो उन्हें मैं आपके लिए बनाकर दिखाऊं। हाँ हाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती लड़के की ही तलाश थी। कान्हा उस दिन उस मिठाई की दुकान पर काम करता है और सारी मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर देता है। दुकान का मालिक आकर कान्हा से कहता है, अरे लाओ भाई, बताओ तुमने क्या किया आज दिन भर? सुबह से रसोई में घुसे हुए थे। अभी लाया मालिक। जैसे ही दुकान के मालिक ने मिठाई खाई, वो तेजी से बोलने लगा, सत्यानाश, ये मिठाई इतनी नमकीन क्यों है? जरूर तुमने चीनी की जगह नमक डाल दिया है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। दुकान के मालिक के मुड़ने से पहले ही कान्हा वहां से भाग खड़ा हुआ और दूर जाकर सांस लेते हुए बोलने लगा, अच्छा हुआ मैं भाग आया, वरना तो दुकानदार मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देता। अरे बाप रे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब बाजार में दोबारा नहीं जा सकता। उस मिठाई और मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। कान्हा वहां खड़ा ही था कि तभी उसकी नजर एक बड़े से बोर्ड पर पड़ी जिसमें लिखा था, इस जंगल में एक गोरिल्ला है, उससे बचकर रहना। गोरिल्ला से बचने के उपाय जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अरे तो जाऊं कहाँ? हर जगह कोई ना कोई खड़ा है। बिना पैसे कमाए मैं घर जा भी नहीं सकता। कान्हा अपनी लाई हुई कुल्हाड़ी लेकर उस जंगल में चला जाता है। सूरज ढल चुका था और एक बड़े से पेड़ के पास जाकर वो उस पेड़ को कुल्हाड़ी से काटने लगता है।
तभी उस पेड़ के ऊपर से एक आवाज आती है। क्या भाई, क्या हाल चाल? बस भाई, मेरा सब अच्छा, तुम बताओ। एक सेकेंड, ये आवाज किसकी है? बाप रे, भूत! तभी गोरिल्ला कान्हा के सामने आकर खड़ा हो गया। कहाँ जा रहे हो पहलवान? उस गोरिल्ला को बोलता हुआ देखकर कान्हा डर के मारे बेहोश हो गया। आजकल के लड़के छोटी सी बात पर बेहोश हो जाते हैं। गोरिल्ला कान्हा को पानी मारकर उठाने लगता है। कौन हो तुम? और तुम बोल कैसे रहे हो? जानवर होकर कैसे बोल रहे हो? ये क्या मजाक है? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं कोई सर्कस का गोरिल्ला नहीं हूँ, ना ही इस जंगल का। मैं एक श्रापित गोरिल्ला हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहते हो तुम? चलो आ जाओ, तुम्हें फ्लैशबैक दिखाता हूँ। आज से करीब 20 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा ही एक इंसान था। चंदन की चोरियां करते वक्त मुझे वृक्ष देवता ने श्राप दे दिया था। गजोधर, ना जाने तुमने कितने चंदन के पेड़ तोड़े हैं, ना जाने कितने पशु पक्षियों का घर उजाड़ा है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जब तक तुम इस वन की पूजा करके 1000 लोगों को खाना नहीं खिलाते, तुम इसी जंगल में गोरिल्ला बनकर रहोगे। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब से इस जंगल के बाहर भी मैं नहीं जा सकता और ना ही कोई इस जंगल में आ सकता था। और अब मैं भी जा रहा हूं। इसके बदले तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। क्या सच? पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जीवन से परेशान तुम भी हो, मैं भी हूं। तुम्हें मेरे साथ काम तो करना ही होगा। तो तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। जंगल के ठीक बाहर एक हाईवे है, वहां पर तुम बस एक ढाबा बना दो। उस गोरिल्ला ने कान्हा की बात सुनकर एक जादुई गोरिल्ला ढाबा बना दिया। वो ढाबा इतना अच्छा था कि कान्हा को देखकर यकीन ही नहीं हुआ। अरे वाह, क्या खूब है! लगता है अब हम दोनों का समय बदलने वाला है। इस ढाबे से मैं पैसे कमाऊंगा और तुम आजादी। हम कल सुबह से ही अपने ढाबे को चलाना शुरू कर देंगे। लेकिन एक समस्या है कान्हा। कैसी समस्या? मैं लोगों से पैसे कैसे ले सकता हूँ? तुम नहीं ले सकते, लेकिन मैं तो ले सकता हूँ ना। तुम सच्चे मन से बस अपने हाथ का बनाया हुआ प्रसाद खिलाना, और फिर मैं तुम्हारे गोरिल्ला ढाबे की देखभाल भी करूंगा। उसका मेहनताना मैं बहुत से पैसे वसूल कर लूंगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कान्हा गोरिल्ला से कुछ पैसे लेकर अपने घर चला गया और अपनी माँ सुमित्रा देवी को सारी बातें बताने लगा। जुग जुग जियो बेटा, बस अब भगवान करे सब अच्छा हो। उस गोरिल्ला को मेरा राम राम कहना कि उसका बनाया हुआ प्रसाद हम भी खाएंगे। जी बिल्कुल माँ, मैं ये जरूर करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। गोरिल्ला गजोधर रसोई घर में खाना बनाने लगा। ये काम है आसान, वैसे मजा आ रहा है। सुबह पूरे वन की पूजा करके मैंने प्रसाद बनाना चालू कर दिया है। अभी मजा आएगा ना बिडू। कुछ देर बाद एक कार गोरिल्ला के ढाबे पर आकर रुक गई। उस कार में से एक सुंदर दिखने वाला लड़का और एक लड़की एक साथ बाहर निकल कर आए। वाह राजेश, लगता है ये ढाबा कल ही बना है। मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। अंदर चलते हैं। राजेश उस लड़की के साथ ढाबे के अंदर गया। अरे कहाँ हो ढाबे के मालिक? क्या पकवानों की महक से ही ग्राहकों का पेट भरवाते रहोगे? ग्राहक की बात सुनकर गोरिल्ला, जो कि रसोई घर में खाना बना रहा था, बहुत खुश हो गया। अरे वाह, पहले दिन ही मुझे सेवा करने का मौका मिल गया। गोरिल्ला रसोई घर से ही बोला, आ रहा हूँ। अगले ही क्षण गोरिल्ला राजेश के सामने आ गया। क्या लेंगे साहब? मसाला डोसा, पापड़ डोसा, गोभी पराठा, मूली पराठा, दाल मखनी, छोले चावल, पनीर चावल। राजेश गोरिल्ला को देखकर बुरी तरह से डर गया। अरे ये तो गोरिल्ला है, और ये तो इंसानी आवाज में बात भी कर रहा है। क्यों? क्या गोरिल्ला को बात करने का कोई अधिकार नहीं है? अब जल्दी बोलो, क्या खाओगे? अब मुझे कुछ नहीं खाना। मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को यहाँ से जाने दो प्लीज। नहीं, तुम्हें यहाँ पर खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी वहां पर कान्हा आ गया।
अरे क्या हुआ? आप दोनों बताते क्यों नहीं कि आप खाने में क्या लेंगे? और आप घबरा क्यों रहे हैं? अरे ये किस तरह का ढाबा है भाई? गोरिल्ला इंसानी भाषा में बात कर रहा है। वो दोनों तुरंत वहाँ से भाग गए। तुमने देखा कान्हा, ये दोनों बगैर खाए पिए ही यहाँ से भाग गए। मेरा श्राप कैसे टूटेगा? अरे तुम्हें देखकर वो डर की वजह से भाग गए। मुझे तो लगता है कि कुछ और ही सोचना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम्हें देखकर इस ढाबे पर कोई भी खाना खाने नहीं आएगा। अपने हाथों से गर्मा गर्म इडली बनाओ और साइकिल को लेकर स्वयं गांव जाकर लोगों को खिलाओ। शायद तुम सही कह रहे हो। इतना कहकर गोरिल्ला रसोई घर में चला गया और गर्मा गर्म स्वादिष्ट इडली बनकर तैयार करते हुए बीच बीच में गाना भी गाने लगा। कुछ ही देर में गोरिल्ला इडली लेकर साइकिल पे बैठकर गांव की ओर चल दिया। गांव में 5 वर्षीय बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा था। माँ, मुझे इडली खाना है। अरे कुछ देर पहले ही तो तुझे बाजार में इडली ठुसाई थी, तेरा पेट क्यों नहीं भरता? मुझे कुछ नहीं पता माँ, मुझे इडली खानी है। अरे कहाँ से लाऊं तेरे लिए इडली? शाम को तेरे पापा आएंगे तो तुझे लेकर जाएंगे, तब तक तू थोड़ा सा दूध पी ले। तभी उस औरत के कानों में गोरिल्ला की आवाज टकराई, जो कि साइकिल से आया था। अरे बहन जी, क्यों बच्चे का दिल तोड़ रही हो? ये लो गर्मा गर्म इडली, जल्दी से अपने बच्चे को ठुसा दो, मेरा मतलब है खिला दो। इतना कहकर गोरिल्ला इडली लेकर बच्चे के पास आ गया। ये लो, डरो मत, खाओ इसे। बच्चा डरते हुए इडली लेकर खाने लगा। इडली खाकर वो मुस्कुराता हुआ अपनी माँ से बोला, अरे माँ, ये इडली तो बहुत स्वादिष्ट है। इतनी स्वादिष्ट इडली तो मैंने कभी नहीं खाई। गोरिल्ला माँ की ओर देखकर बोला, ये लो बहन जी, आप भी खाओ और यूनाइटेड के गुण गाओ। इतना बोलकर गोरिल्ला साइकिल से वहाँ से चला गया। वहाँ से कुछ दूर 2 शराबी आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। अरे कल रात तो मेरी पत्नी ने मुझे धक्के देकर भूखा ही बाहर निकाल दिया। मत पूछ भाई, जो तेरा हाल है वही मेरा हाल है। मैं भी कल रात से भूखा हूँ। क्या तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे मेरे दोस्त? मेरी पत्नी ने सारे पैसे मुझसे छीन लिए और बोला कि घर के अंदर घुसना मत। मेरी पत्नी ने भी यही बोला है, मगर भूख से मेरा बुरा हाल है। उन दोनों शराबियों के सामने अचानक से गोरिल्ला साइकिल लेकर खड़ा हो गया। वैसे तो मुझे ये प्रसाद तुम दोनों को खिलाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों इस वक्त पूरी तरह से नशे में तो नहीं हो। हाँ, लेकिन तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम भूखे बहुत हो। ये लो, इडली खाओ। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ? क्या रात की अभी तक उतरी नहीं है क्या? अरे सच में हमारे सामने गोरिल्ला ही है। तुम दोनों अपनी बकबक बंद करो ना और सीधे तरीके से इडली खा लो। उन दोनों ने डरते हुए गोरिल्ला के हाथ से इडली ले ली, मगर जैसे ही उन दोनों ने इडली को खाया, उन दोनों के चेहरे पर चमक आ गई। उस दिन के बाद रोज ऐसा ही होने लगा। कान्हा ढाबा चलाता और गोरिल्ला कभी इडली तो कभी पापड़ी बनाकर साइकिल से लोगों को गांव-गांव जाकर मुफ्त में खिलाता। कुछ दिन बाद गांव के लोगों के दिलों में गोरिल्ला के प्रति डर समाप्त हो चुका था। अब बच्चे और बूढ़े गोरिल्ला का बेसब्री से इंतजार करते। एक दिन एक बूढ़ा गोरिल्ला का इंतजार कर रहा था। अरे ओ मेरे गोरिल्ला बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कब से भूख से बेहाल हूँ। मैं तुम्हारे ढाबे पर नहीं आ सकता क्योंकि मैं लाचार हूँ। तभी गोरिल्ला साइकिल से वहाँ पर आ गया। तुमने बुलाया और हम चले आए। साइकिल की चेन रास्ते में उतर चुकी थी, मगर फिर भी हम उसे यहाँ खींच लाए। अब उनकी बनाई हुई मिर्च वाली पापड़ी एक बार खाओगे तो यूनाइटेड के गुण गाओगे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब तुम यहाँ से चले जाओगे गोरिल्ला, तो मेरा क्या होगा। टेंशन नहीं बाबा, अपुन का जो ढाबा बना है ना, वहाँ तेरे लिए लाइफ टाइम मुफ्त खाना। और वैसे भी तेरी लाइफ ही कितनी बची होगी। गोरिल्ला की बात सुनकर बूढ़ा बाबा मुस्कुराने लगा। गोरिल्ला वहाँ से सीधे ढाबे पर आ गया कि तभी उसके शरीर में एक अजीब सा परिवर्तन हुआ।
और देखते ही देखते वो गजोधर में परिवर्तित हो गया। अरे लगता है तुम्हारा श्राप खत्म हो गया। तुमने बिल्कुल सही कहा। गांव के लोगों की सेवा करते करते मुझे याद ही नहीं रहा कि कब संख्या 1000 के पार हो गई। फिर तो मेरा इस ढाबे से जाने का टाइम आ गया है। अरे नहीं रे, इस ढाबे को आज से अपन दोनों मिलकर चलाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं गोरिल्ला के भेष में साइकिल से डिलीवरी करता था, अब मैं गजोधर के रूप में साइकिल से डिलीवरी करूंगा। हाँ, लेकिन अब धंधे में जो भी प्रॉफिट होगा ना, उसका 50-50 होगा। गजोधर की बात सुनकर कन्हैया मुस्कुराने लगा। उस दिन के बाद उन दोनों में पक्की दोस्ती हो गई।